नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल। और सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद यही करते हैं कि इस नवरात्रि जो भी निवेश आप करें, जहां भी आप जिस भी डायरेक्शन में पहला कदम उठाएं, फिर चाहे वो घर खरीदना हो या गाड़ी खरीदना हो या निवेश की शुरुआत करनी हो, उम्मीद यही करेंगे कि आपके सब कार्य शुभ हों। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी मैसेज के साथ, इतनी विशेष के साथ अपने इस खास शो की। और देश में एक तरफ नवरात्रि की धूम है तो दूसरी तरफ बचत उत्सव के चलते इकोनॉमी का जोश बढ़ा हुआ है। नवरात्रि पर देश को जीएसटी कट का गिफ्ट मिला है और माना जा रहा है कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से देश में ग्रोथ और निवेश के नए युग की शुरुआत होगी। आप भी निवेश के जरिए इस नवरात्रि को खास बना सकते हैं। इस शो में हम आपके लिए 9 ऐसे दमदार स्टॉक्स लेकर आएंगे जिससे आपके पोर्टफोलियो में नव समृद्धि आ सकती है। हमारे साथ इस खास शो में 3 मेहमान मौजूद हैं। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह, चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत और मार्केट्स के मयूरेश जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और तीनों मेहमानों का स्वागत है। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन सबसे पहले इनफैक्ट अगर हम मार्केट के मूड माहौल को समझे तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस समय बाजार की चाल कैसी रह सकती है। इस समय किया गया निवेश क्या फ़ायदा पहुंचाएगा, क्या ये लमसम पैसा लगाने का मौका है या धीरे धीरे नए निवेश की शुरुआत की जा सकती है, और अगर हाँ तो कहाँ पर इन पैसों को डालना है, इन सबको हम समझेंगे हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से। आप सभी का स्वागत है। धर्मेश, सबसे पहले तो आपसे एक आउटलुक लेना चाहेंगे मार्केट्स पर। अब जीएसटी से डेफिनेटली एक बूस्ट मिला है, सरकार लगातार कोशिश कर रही है। पहले बजट का बूस्टर मिला था टैक्स कट के जरिए और अब जीएसटी का बूस्टर मिला है। इंडियन इकोनॉमी पर कॉन्फिडेंस काफी है, लेकिन अगर हम मार्केट डायरेक्शन या मार्केट अप्रिसिएशन की बात करें, रिटर्न्स की बात करें इंडेक्स लेवल पर, तो क्या आउटलुक है यहां से गोइंग फॉरवर्ड? जी नमस्कार। नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सरकार को जो करना था उन्होंने अपने तरफ से कोई भी स्टोन को अनटर्न छोड़ा नहीं, सारा कुछ किया है। चाहे वो डायरेक्ट टैक्स कट हो, इनडायरेक्ट टैक्स कट है, इंटरेस्ट रेट में भी कटौती हो रखी है और सबका मिला जुला कर अराउंड 3-3.5 लाख करोड़ के आसपास का सिस्टम में ट्रांसमिशन होगा, लिक्विडिटी का, सेविंग्स का। अब रही बात कि ये कितना ट्रांसलेट होता है बिजनेसेस में, कंजम्पशन में, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बट जिस तरीके से मूड माहौल की आप बात कर रहे थे और जो आप आस पड़ोस से बात करते हैं या दूसरे शहरों में लोगों से बात करते हैं, तो वहां से ही समझ में आ रहा है कि थोड़ा कंजम्पशन बुस्ट तो रहेगा। फियर इतना ही है कि ये 1 महीने के बाद वापस से फिजल आउट हो जाएगा और धीरे धीरे वापस से नॉर्मल इकोनॉमी में ट्रांसलेट हो जाएगी, इसका एक डर है। जिस तरीके से तेजी आनी चाहिए उतनी आती है कि नहीं आती है, ये अभी थोड़े संदेह के दायरे में बना हुआ है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कल भी ये एक तरीके से अपील ही किया था कि आप कंजम्पशन और ये रोलिंग इकोनॉमी को काफी फास्टर वे में थोड़ा रोल आउट करें। सो ये देखने वाली बात है। हम लोग का ये मानना है कि सब मिला जुला करके अगर आप देखें तो अराउंड 9 से 10% के आसपास का अर्निंग्स ग्रोथ आना चाहिए FY 26 में। और फिर वो कैस्केडिंग इम्पैक्ट रहेगा, अगले साल बेटर होगा 12 to 13%। उस हिसाब से अगर आप देखें तो अराउंड 1250 के ईपीएस के आसपास निफ्टी का आना चाहिए। और तो मार्केट काफी सस्ता लग रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी हाई है यहाँ पे। यहाँ पर हर गिरावट में खरीदारी करने की ही सलाह रहेगी। नॉइस फ्लोज आने दें, यूएस से आए, इधर से आए, उधर से आए, आप उसको ज्यादा ध्यान मत दें, सिर्फ माइक्रो डिटेल्स पर ध्यान दें। और जहां तक निवेश करने की सलाह है, तो जो अभी जैसे कंजम्पशन थीम चल रहा है वहां पर काफी लोग स्पीड में कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा उस पर ट्रैक्शन हो रखा है 20-25% के आसपास। अभी आप ध्यान वो दें जो कंजम्पशन को बढ़ाएगा आगे। तो इनडायरेक्ट प्लेस, फंडामेंटली साउंड कंपनीज पर अगर आप निवेश करेंगे तो एक साल में काफी अच्छी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। अराउंड 20-25% के अराउंड अबाउट तो मिलना ही चाहिए। तो बॉटम्स अप्रोच है, कंपनी को पकड़े और वहां निवेश करें। मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी भी हमारे साथ मौजूद है। मयूरेश, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। और जैसे धर्मेश जी ने भी जिक्र किया कि कंजम्पशन थीम पर फोकस करना चाहिए, ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम रहेगी। और इनफैक्ट
जैसे हमने कहा भी कि फिर चाहे वो बजट में टैक्स कट हो या जीएसटी कट क्यों ना हो, ये दोनों ही बड़े फैक्टर्स हैं इस पूरी ही थीम के लिए। लेकिन आपके हिसाब से वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, निवेश पॉइंट ऑफ व्यू से, कंजम्पशन के साथ साथ और कौन कौन सी पॉकेट्स हो सकती हैं जहां पर ध्यान दिया जा सकता है डोमेस्टिक इकोनॉमी पर फोकस करने के पर्सपेक्टिव से? आफ्टरनून दीपाली जी, और आफ्टरनून मेरे प्रिय मित्र गौरांग और धर्मेश को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सारे आपके दर्शकों को सीएनबीसी आवाज की। मैं धर्मेश से बिल्कुल सहमत हूं उनके ओपनिंग कमेंट्स पे कि जहां तक कंजम्पशन का सवाल रहा है, आई थिंक एक्सपेक्टेशन यही है कि कंजम्पशन एक ठीक ठाक दायरे में रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ डायनामिक्स। और यहाँ पे जो वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ दोनों आ सकती है विद अर्बन कंजम्पशन, रूरल कंजम्पशन एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली, एक ये बहुत बड़ा एडिशन हो सकता है ना सिर्फ कंपनीज के लिए बट हमारी जीडीपी के लिए। अगर ट्रम्प टैरिफ 25% पे रहे एलिवेटेड लेवल पे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक एस्पेक्ट वही रहेगा कि कंजम्पशन विल रिमेन दी फोर्टे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ वेक्टर्स। हाउएवर आई थिंक आउटसाइड कंजम्पशन हमें लगता है आई थिंक सिलेक्टिव एनबीएफसीज ठीक ठाक करनी चाहिए, क्योंकि जो ग्रोथ कैपिटल लगेगा कॉर्पोरेट्स को इंडिया में गोइंग फॉरवर्ड, ये सिग्निफिकेंट रहने वाला है। एंड आई थिंक सिलेक्ट लीडरशिप एनबीएफसीज शायद ये स्पेस या वैक्यूम को फिल करे। दूसरा आई थिंक एज अ स्पेस एग्रो एंड एग्रो केमिकल्स और एग्रीकल्चर जनरली, आई थिंक रूरल इनकम्स जैसे वापस आएंगे ऑन ट्रैक, नॉट जस्ट द एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बट आई थिंक एक जो एंसिलरी एक्टिविटीज रहती है इसको भी फायदा होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक एनर्जी एज अ वर्टिकल सिलेक्टिवली हमें लगता है सिलेक्टिवली अच्छा करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के जो केपेक्स टारगेट्स हैं आज ये काफी सिग्निफिकेंटली बेटर है। और इसलिए आई थिंक सिलेक्टिव एनर्जी स्ट्रोक सिलेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो डोमेस्टिकली फोकस्ड है, ये बहुत अच्छा करना चाहिए। ओके गौरांग जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं इस नवरात्रि की। और एक दो कॉमन क्वेश्चन जो आमतौर पे हमें हर रोज़ अपने जो कॉलर शोज़ हैं या फिर जो भी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर हम व्यूअर्स से इंटरेक्ट करते हैं, दो सवाल तो बहुत ही कॉमन है। पहला तो ये कि क्या ये इस समय अग्रेसिवली इन्वेस्ट करने का मार्केट है या धीरे धीरे निवेश करने का मौका है? और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है कि वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्ट कहाँ कहाँ है? आपकी राय क्या है इस पर? सबसे प्रथम तो दीपाली जी, सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को, आपको, आपकी पूरी टीम को, धर्मेश भाई को और मेरे प्रिय मित्र मयूरेश जोशी भाई को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और माता रानी से प्रार्थना है कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप सेहतमंद रहे। देखिए, बाजार पहले तो मूल्यांकन, क्या अभी निवेश करना है क्या बाद में निवेश करना है, तो पहले तो आप बाजार की बुद्धिमत्ता को चुनौती मत दीजिए। बाजार अपने आप में एक बहुत सक्षम रूप से, हम कहते हैं ना, बेताज बादशाह, तो आप उसको चुनौती मत दीजिए। आप ये देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है, आपके पास निवेश की गई पूंजी पर आपको कितना मुनाफा कमाना है अनुमानित। लालच मत रखिए और अनुशासन के साथ निवेश कीजिए। बाजार आज है, कल है, परसों है, तरसों है, हम और आप रहे या नहीं रहे, बाजार रहने वाला है। तो ऐसा कभी महसूस मत कीजिए कि आप मौका चूक गए। आप ये देखिए कि आपके पास रणनीति क्या है, जोखिम झेलने की क्षमता क्या है, और आपके पास क्या निवेश करने की रणनीति है, और आपके पास कितनी सूझबूझ और समझ और कितना अभ्यास किया है। बाजार जब कोविड हुआ था, मेरे ख्याल से निचला स्तर 7,600 का बना था, 25,900 के आसपास का स्तर सेंसेक्स का बना था। वहां से हमने उभर करके 85,800-900 के स्तर देखे सेंसेक्स में सर्वोच्चम, और निफ्टी पर हमने 26,277 का भी स्तर देखा। और आज एक दायरेबंद कारोबार थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन सकारात्मक नजरिया है। आपका नजरिया ये है कि 3-5 साल या उससे अधिक समय से बाजार हमारा सकारात्मक कामकाज करेगा, हम निरंतर ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। उतार चढ़ाव बाजार के आते रहेंगे, बाजार के दो पहलू है। तो मैं ये मानता हूं कि सकारात्मक रणनीति से और सूझबूझ समझ थोड़ा अभ्यास करके निवेश कीजिए। बाजार आपको मौके देगा, आप वो मौका लेते हैं और उसका फायदा उठाते या नहीं उठाते, दीपाली जी, ये आपके ऊपर है। बिल्कुल। तो चलिए फिर निवेश कहाँ करना है इस पर अब करते हैं फोकस। और
वैसे भी ये वो ऑस्पिशियस टाइम होता है जहां पर प्री दिवाली यूफोरिया होता है, नवरात्रि शुरू हो जाती हैं, तो ऑलरेडी जो वाइब्स हैं, जो एम्बियंस हैं, जो फीलिंग है वो बहुत पॉजिटिव होती है और इसीलिए शायद एक बेहतर मौका होता है किसी भी शुभ शुरुआत के लिए। तो क्यों ना पोर्टफोलियो की शुरुआत की जाए, और क्योंकि हम 9 देवियों को याद करते हैं अपनी रक्षा करने के लिए, तो आज हम 9 उन स्टॉक्स की बातचीत करेंगे जो हमारे पूरे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करेंगे लॉन्ग टर्म में। तो कौन से वो 9 शेयर्स रहेंगे, उस पर करते हैं बातचीत। मयूरेश जी, धर्मेश जी और गौरांग जी हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेश जी बताइए, पहला स्टॉक आप कौन सा पिक कर रहे हैं? बिल्कुल दीपाली जी, जैसा कि मनोज जी ने बताया कि एनबीएफसी फोकस में रहेंगे कंजम्पशन को लेकर के, तो उसके हिसाब से ही मैंने प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग प्ले से फेडरल बैंक को चुना है इस निवेश के लिए। ये काफ़ी अच्छी बैंक है, काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस भी रहा है इनकी, और जो इनके आपको जैसे क्रेडिट कॉस्ट है वहाँ पर ज़्यादा उछाल देखने को मिला नहीं थे। पिछले क्वार्टर के नतीजे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, और मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले समय में 17 से 18% के आसपास के एडवांसेस ग्रोथ रहेंगे, क्रेडिट कॉस्ट कंटेन रहेगा, और निम्स में जो गिरावट होनी थी हो चुका, मे भी इस क्वार्टर में 2-3 बेसिस पॉइंट का रहे, बट ये 2.94 के आसपास स्टेबलाइज होता हुआ नजर आएगा। और नेक्स्ट क्वार्टर से जो बोरिंग कॉस्ट इनकी कम हुई है, वहाँ का इसका एडवांटेज के निम्स में ट्रांसलेट होंगे। ओवरऑल कंप्लीट फोरे है इनका, चाहे वो रिटेल बैंकिंग में हो, हाउसिंग फाइनेंस में हो, व्हीकल फाइनेंस में हो, एमएसएमई है, कॉर्पोरेट बैंकिंग में, सब में इनका एक डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेल स्क्यूड बैंक है। कहीं पे भी ज़्यादा अग्रेसर नहीं है कि इसमें ज़्यादा पोजीशन की बिल्ड हो रखी है, और यूनिवर्सल बैंकिंग की तरफ ये बढ़ रहे हैं, जहां पर ये कैपिटल मार्केट के सर्विसेज भी देंगे। गोल्ड लोन भी इनका 10-12% का पोर्टफोलियो, वहां भी काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। मुझे लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से 1.3 टाइम्स प्राइस टू बुक 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहा है, काफी सस्ता है। एक साल के नजरिए से अगर कोई निवेशक इसमें बने रहना चाहते हो, तो अराउंड 230-250, मतलब 15 से 20% के आसपास का एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मेजर्ड रिटर्न बनता है। तो फेडरल बैंक पे निवेश करने की सलाह रहेगी। सिर्फ एक चीज मैं तिवारी जी यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा कि मेरे जितने भी स्टॉक्स हैं वो इनडायरेक्ट प्ले ऑन कंजम्पशन है, रादर देन डायरेक्ट प्ले ऑन कंजम्पशन। ओके ओके, चलिए, तो फेडरल बैंक पहला स्टॉक है जहां पर कन्विक्शन है धर्मेश जी का। 230 के लाइकली टारगेट्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंड किया गया है। इनडायरेक्ट कंजम्पशन थीम को ज़्यादा पिक किया है धर्मेश जी ने अपने 3 स्टॉक्स जो चुनाव किए हैं। मयूरेश जी बताइए, आप कौन सा स्टॉक पिक कर रहे हैं पहला? वो जो धर्मेश जी ने एंड में डिस्क्लेमर दिया, मैं स्टार्टिंग में देता हूँ कि जो स्टॉक में बोलने वाला है उसमें एक इनडायरेक्ट प्ले है कंजम्पशन को लेके। तो वी आर लाइकिंग सारडा एनर्जी। हमें लगता है, आई थिंक पावर एज अ स्पेस, ये बहुत बड़ा एक कंजम्पशन का एक सेक्टर होगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। एक्सपेक्टेशन ये है कि पीक पावर डिमांड शायद 4 या 5 गुना हो अगले 4 या 5 वर्षों में, और इसलिए आई थिंक पावर कंजम्पशन इज एक्सपेक्टेड टू गो अप एक्सपोनेंशियली। सारडा जो बेसिकली आई थिंक कमोडिटीज में थी या है, पेलेट्स को लेके, स्पॉन्ज आयन प्रोडक्शन को लेके, एक पूरी की पूरी तरह से ट्रांजिशन हो रहा है इनटू अ पावर कंपनी। उन्होंने जो एसकेएस पावर का अधिग्रहण किया है 2x300 मेगावाट की यूनिट, जो कंप्लीटली बैक्ड है कोल माइंस के साथ, गारे मार्मा 4-7 माइंस की जो एक सिक्योरिटी मिलती है पावर ऑपरेशंस रन करने के लिए एट अ वेरी ऑप्टिमल कॉस्ट, ये सारी चीजें आई थिंक काफी इंक्रीमेंटल रहेगी इन टर्म्स ऑफ द पावर बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड। ऑब्वियसली आई थिंक जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल वर्टिकल्स में ये पूरे कर चुके हैं, 2 उनके यूनिट्स कमीशन हो चुके हैं विच इज लेस देन 25 मेगावाट्स, जिसकी खासियत ये होती है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ इनके एक शेड्यूल्ड पीपीएस होते हैं, और एक पीपीए आई थिंक हैज बीन साइंड एट अराउंड 5.6-5.7 रुपीज पर यूनिट, और ऑफटेक की रिस्क पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक पावर ट्रांजिशन में कंपनी पूरे कर रही है, और जो कोर कमोडिटी बिजनेस भी है वहां पे जो रियलाइजेशन ग्रोथ या वॉल्यूम ग्रोथ हम उम्मीद कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस दैट दे आर प्रोबब्ली कैरिंग, वो भले पेलेट्स हो, स्पॉन्ज आयन हो, उसकी आई थिंक जो घरेलू बिक्री है आई थिंक वो अच्छी खासी रहने के कारण एक्सपेक्टेशन वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ का वहां भी ठीक ठाक रहना चाहिए। बैलेंस शीट के हिसाब से आई थिंक लेवरेज बहुत ज्यादा है ही नहीं, मार्जिन एक्सपेंशन काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। पहले तिमाही में ही इनके मार्जिन लगभग 40% पहुंच गई थी, फिर FY25 में पूरे वर्ष में आई थिंक दैट डन मार्जिन क्लोज टू 30% odd। तो कहीं ना कहीं आई थिंक बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, रेटिंग, रैंकिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, जो कैंसिलिंग के सारे पहलू है, ये शायद ये स्टॉक फुलफिल करता है। तो सारदा आपके नजर में रखें, एक 24 से 25% के हम अपसाइड इसमें देखें। ओके, तो सारदा एनर्जी मयूरेश जी की तरफ से रिकमेंडेशन, जहां पर 24-25% तक के अपसाइड वो लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं। अच्छा गौरांग जी, आप भी कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे क्या? कंजम्पशन थीम से डायरेक्ट रिलेटेड स्टॉक्स पिक कर रहे हैं या इनडायरेक्ट थीम भी पिक की है? नहीं, मेरा मिश्रण वाला है, लेकिन मेरा डिस्क्लोजर अलग है धर्मेश भाई से और मयूरेश भाई से।
तो मेरा डिस्क्लोजर सबसे पहले तो ये है कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके इस कार्यक्रम में हम रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का हमें वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो अब आते हैं विकल्प के ऊपर। तो 3 अलग-अलग धाराएं आज पसंद करी है। एक सीधे-सीधे खपत से जुड़ी हुई, दूसरी इनडायरेक्ट खपत से जुड़ी हुई है, और तीसरी जो नियमों में बदलाव हुआ है उसको लेकर के। तो पहली देखिए, खपत के 2 पहलू होते हैं दीपाली जी। एक है डिस्क्रिशनरी, दूसरा है नॉन डिस्क्रिशनरी। नॉन डिस्क्रिशनरी जो रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें का सेवन करते हैं आप, वो करना पड़ता है। डिस्क्रिशन जहां पर आप अभी नहीं मगर भविष्य में जाकर के खर्च करते हैं उसके ऊपर। तो एफएमसीजी क्षेत्र से जुड़ी हुई टाटा समूह की कंपनी, काफी नाम है इस कंपनी का, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इस पर हमने खरीदारी की राय दी है, और हम सिर्फ केवल मात्र दीपाली जी जीएसटी को लेकर के बात कर रहे हैं। लेकिन जीएसटी से पहले जो हुआ बदलाव किया गया बजट में, माननीय वित्त मंत्री जी ने 12,75,000 तक छूट दी गई, आपको कोई कर नहीं भरना है। उसके पश्चात अच्छी बारिश हुई, सकारात्मक बारिश हुई। अनुमान यह है कि इस साल भी एक नया ऐतिहासिक स्तर हम कृषि उत्पादन में आंकड़ा लेकर के आएंगे। वो और ये तीसरा जीएसटी 2.0, ये तीनों समीकरण जो है वो खपत को बहुत तीव्रता से ऊपर की तरफ लेके जाएगा। इसका असर अभी नहीं देखने मिलेगा। हमारा अनुमान है, आकलन है कि अगले महीने यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से आपको देखने मिलेगा, और फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर खरीदारी की राय है। 1,300 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक। ओके, तो टाटा कंज्यूमर पिक कर रहे हैं गौरांग जी, यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। अगेन लक्ष्य एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1300 का। तो एक एक स्टॉक हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने बताया है। अब दूसरी रिकमेंडेशन भी पूछ लेते हैं। धर्मेश जी बताइए, फेडरल बैंक के बाद दूसरी थीम या स्टॉक कौन से पिक कर रहे हैं? जी, मयूरेश जी की कड़ी को पकड़ेंगे। पावर से ही वो कंपनी है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पे बाई करने की सलाह रहेगी। और नजरिया इस पे भी थोड़ा लंबा रखिए, 1 से सवा साल का नजरिया देखिए। देखिए, इसको हम लोगों ने जनवरी में इनिशिएट किया था इस पर एक कवरेज, और उस वक्त जो उनकी कैपेसिटी थी 3.3 गीगावाट। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं सितंबर के महीने में, 9 महीने में, वो कैपेसिटी बढ़ के 7.4 गीगावाट हो रखी है। और अब जो लैंड क्लियरेंसेस का प्रॉब्लम आ रहा था वो भी रिजॉल्व होता हुआ नजर आया। सरकार काफ़ी स्पीड में इनको क्लियरेंसेस दे रहे हैं, और एनटीपीसी जो इनकी पेरेंट कंपनी है उनको भी 20,000 करोड़ के आसपास का आवंटन हुआ है, ताकि वो एनटीपीसी ग्रीन में निवेश करें, और इनके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है वहाँ पर काफ़ी जल्दी से ये पावर इंस्टॉलेशन कर रखे हैं। तो इनका मानना है, मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि बाई FY27 ये जो टोटल कैपेसिटी है 19 गीगावाट तक ले जाएंगे। तो बहुत बड़ा एक प्रॉफिटेबिलिटी में जंप आएगा। अराउंड 474 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया था FY25 में। हम लोग का मानना है कि ये कैपेसिटी इंस्टॉल होगा, और उसको बाद आप उसकी जो लास्ट फेज की कैपेसिटी आप उसको डिस्काउंट भी कर दें तो भी अराउंड 2,100 करोड़ के आसपास के ये प्रॉफिट डिलीवर करेंगे बाई FY27। तो करीब 4-5 गुना जंप है प्रॉफिटेबिलिटी में। और रिन्यूएबल थीम है, अभी सारे काम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही हो रहे हैं, और इनकी रिटर्न रेशियोज भी इंप्रूव होते हुए जाएंगे। 14-15% का इनका ROE हो जाएगा। उस लिहाज से देखिए तो वैल्यूएशन अभी ज़्यादा महंगा नहीं है, करंट अर्निंग्स के हिसाब से जरूर महंगा दिखता है। तो हम लोगों ने जो इनका प्राइस टारगेट अभी तय किया है वो 140 रुपये का है, 1 सवा साल के नजरिए से। आगे देखते हैं, जिस तरीके से फर्दर ये एग्रेशन दिखाते हैं तो फिर ये रेटिंग भी रहेगा। मैनेजमेंट हालांकि ये कहती है कि बाई FY32 ये 60 गीगावाट की पावर इंस्टॉलेशन इंडिया में करेंगे। तो बहुत लंबा ट्रैक्शन बाकी है। ओके, तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी यहाँ पर 140 के लाइकली टारगेट्स के लिए रिकमेंडेशन दी जाती है। चलते हैं अब मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी, शारदा एनर्जी आपने पहले पिक किया, बताइए दूसरी कॉल। दूसरी बिल्कुल कंजम्पशन रिलेटेड पिक है, और हमें लगता है होटल क्षेत्र में से लेमन ट्री होटल्स, ये हमें काफी पसंद आ रहे हैं मार्केट्स में इंडिया में। जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ वेक्टर्स या फैक्टर्स रहने की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। लेमन ट्री इन पर्टिकुलर, इनके पास जो आज एग्जिस्टिंग 11 से 11,500 बेड्स हैं, लगभग आधे से ज्यादा खुद के हैं, एंड क्लोज टू हाफ आर मैनेज प्रॉपर्टीज। जहां तक एक्सपेंशन प्लान्स का सवाल है, हमें लगता है जो नए प्रॉपर्टीज ये बना रहे हैं या इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, लगभग 8,000 ऑड रूम्स, ये भी अप्रोप्रिएटली डिवाइडेड होंगे बिटवीन ओन्ड एंड मैनेज प्रॉपर्टीज। फायदा इसका ये होता है कि एक एडिशनल केपेक्स रिक्वायरमेंट जो लगती है नई प्रॉपर्टीज बनाने या एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज को एक्सपैंड करने, उसमें इतना खर्च लगता नहीं है। और अगर कैपिटल खर्च लगता नहीं इन टर्म्स ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंपनी साइड,
कहीं ना कहीं आई थिंक वो लेवरेज फैक्टर पे प्ले आउट होता है, क्योंकि लेवरेज या डेट लेवल्स कंपनी के फिर ठीक ठाक रहते हैं कंपेयर टू द ओवरऑल बैलेंस शीट, और वो ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप एवरेज रूम रेट्स देखेंगे, और जो जीएसटी रैशनलाइजेशन पूरी की पूरी तरह से हुआ है फॉर रूम रेट्स बिलो 7,500, इनके पास एंट्री लेवल प्रॉपर्टी से लेके एलीट प्रॉपर्टीज तक है। और जहां तक एक लार्ज पार्ट ऑफ द कंपोनेंट रहा है, एक एवरेज रूम रेंटल is close to 6,500 if I leave aside elite properties। तो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंटल बेनिफिट जो रिड्यूस जीएसटी रेट से होगा, ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो पे इनके हो सकता है। और अगर मैनेज प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, आई थिंक डिवाइड दैट इनटू एफएनबी रेवेन्यू एंड अदरवाइज, यहाँ पे जो एक लास्ट क्वार्टर पे थोड़ी गिरावट देखने मिली थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एबिटा मार्जिन्स को लेकर 44%। जैसे आई थिंक 2-3 तिमाहियों में प्रॉपर्टीज मैच्योर होती है, यहाँ पे आई थिंक एक सिग्निफिकेंट एबिटा मार्जिन ट्रैक्शन देखा जा सकता है with less leverage on the balance sheet। हमें लगता है आई थिंक ये लेमन ट्री होटल्स अगेन आई थिंक जो रेटिंग्स है, जो ईपीएस ग्रोथ है, जो इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है, ये सारे आई थिंक फैक्टर्स हमें काफी उत्तेजित करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स एंड अर्निंग्स प्रॉस्पेक्ट गोइंग फॉरवर्ड। हमें लेमन ट्री होटल्स काफी ओके, तो अर्निंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए लेमन ट्री एक अट्रैक्टिव बेट लग रही है, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। अब क्विकली गौरांग जी का भी दूसरा शेयर पूछ लेते हैं। गौरांग जी बताइए। तो सीमेंट क्षेत्र की दीपाली जी काफी समय से मांग रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, और जो दरें थी जीएसटी की सीमेंट की, उसमें परिवर्तन हुआ है। सीमेंट की मांग निरंतर बढ़ रही है, और जिस प्रकार से निर्माण कार्य केंद्र में सरकार कर रही है और राज्य स्तर पर सरकारें कर रही हैं, उसके साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर में जो सुधार हो रहा है, ये पूरा समीकरण अगर सामने रखूं तो अनुमान है कि आने वाले समय में सीमेंट की खपत और भी बढ़ेगी। ऑपरेशनल एफिशिएंसीज लाने से और लागत खर्च कम होने से मुनाफे के जो शुद्ध मुनाफे के मार्जिन से वहां पर सुधार होने की संभावना है। मझौली कंपनी है सीमेंट क्षेत्र की एक, रैमको सीमेंट लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर खरीदारी की राय है। अनुमानित लक्ष्यांक 1275 के आसपास के। ओके, तो रामको सीमेंट पिक कर रहे हैं गौरांग जी, यहाँ पर खरीदारी की सलाह है 1275 के लक्ष्य के लिए। तो दो स्टॉक्स आपको हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से मिले हैं, 6 स्टॉक्स मिल चुके हैं पोर्टफोलियो क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बेट और बाकी है। लौटेंगे एक रात्रि के मौके पर। आप देख रहे हैं खास शो नव समृद्धि, जहां पर हम बात कर रहे हैं 9 पोर्टफोलियो स्टॉक्स की। 6 स्टॉक्स हमें पता लगे ब्रेक में जाने से पहले, और अब बात करते हैं बाकी बचे हुए शेयर्स की। बताइए धर्मेश, तीसरी रिकमेंडेशन कौन सी है? बिल्कुल दीपाल जी, देखिए तीसरी रिकमेंडेशन टाटा टेक्नोलॉजीज पर बाई करने की सलाह रहेगी। अभी जितनी भी गाड़ियां आती है सब सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स होते हैं, और न्यू एज टेक्नोलॉजी से ये सारे सुचारित होते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को इनेबलर जो कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजी उसमें कायम भूमिका निभाती है, चाहे वो गाड़ी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, बॉडी चेसिस, पावर ट्रेन से लेकर के जितनी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट यूनिट से उसकी इंटीग्रेशन करती हैं। न्यू एज कार्स के लिए ये माने जाते हैं, और यहाँ पे इनका सबके साथ टाई अप, चाहे वो वोल्वो हो, बीएमडब्ल्यू हो, मर्सिडीज है, एयरबस है, जेरा, इनका खुद का भी बिजनेस है। मुझे लगता है कि जो थोड़ी स्लो डाउन हुई थी व्हीकल स्पेस में, वो अब रिवाइव होते हुए नजर आएगी, क्योंकि टैरिफ का यहाँ तक करार है वो सिर्फ भारत को छोड़ के बाकी देशों का यूएस के साथ समझौता हो रखा। तो न्यू मॉडल लॉन्चेस काफी स्पीड में पैन आउट होने वाले हैं, और बिकॉज ऑफ स्लो डाउन काफी बड़ा स्टॉक प्राइस में करेक्शन हुआ था। मुझे लगता है काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है टाटा टेक्नोलॉजी से कंपनी को आपको अपने पोर्टफोलियो में निवेशित करने के लिए। और यहाँ से मुझे लगता है 1 साल के हिसाब से अगर आप टाइम फ्रेम देखें, जिस तरीके के इनके पास डील पाइपलाइन इनके पास बिल्टअप है, आराम से 20 से 25% के अपसाइड मिलना चाहिए। ओके, तो टाटा टेक रहेगी धर्मेश की तरफ से तीसरी रिकमेंडेशन। मयूरेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? अपोलो हॉस्पिटल्स दीपाली जी, हमें लगता है आई थिंक जो कोर हॉस्पिटल की रेवेन्यू ग्रोथ है, बेड एडिशंस जो ये कर रहे हैं वापस, आई थिंक कैलिब्रेटेड वे में ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है, और मैनेज्ड बेड्स इन मैनेज्ड हॉस्पिटल्स ये अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, जिससे एवरेज रेवेन्यू पर बेड और एवरेज लेंथ ऑफ स्टे में इजाफा हो सकता है। एट द सेम टाइम जीएसटी रैशनलाइजेशन ऑन अ फ्यू लाइफ सेविंग ड्रग्स और क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट, इससे फायदा जरूर होगा इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यूज एज वेल एज फार एज द ओवरऑल बिजनेस इज कंसर्न। जहां तक फार्मेसी बिजनेस का सवाल रहा है, वहां पे भी आई थिंक एक स्टेडी ट्रैक्शन देखने मिल गया है। प्रमोटर्स ने प्लेज कम कर दिया है, सो इट्स ऑलमोस्ट प्लेज फ्री राइट नाउ, और ये सारा पैसा आई थिंक डेट रिडक्शन में आएगा, जो ऑलरेडी आई थिंक इज वेरी वेरी एविडेंट, और कैश रिच बैलेंस शीट लेके अपोलो हॉस्पिटल शायद नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ में जाएगी। तो हमें लगता है अपोलो हॉस्पिटल एक अच्छा विकल्प है। ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल्स कर रहे हैं मयूरेश पिक। गौरांग जी, आपकी तीसरी रिकमेंडेशन? आज जो भी सूची धर्मेश जी ने, मयूर जी ने, मैंने रखी, इसमें फिनटेक जो आजकल न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज है उसका जिक्र मेरे ख्याल से नहीं हुआ। अगर हुआ है और मैं चूक गया हूं तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन इस न्यू
फिनटेक या फिर न्यू एज टेक्नोलॉजीज कंपनी में पॉलिसी बाजार पीबी फिनटेक नाम की कंपनी है। सीधा सीधा सकारात्मक रुझान जो बदलाव हुआ है ढांचे को लेकर के, उसका प्रभावशाली असर जो है वो इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनी या फिर इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म रिलेटेड जो कंपनियां हैं उस पर आने के हमें अनुमान नजर आते हैं। अनुमान नजर है आने वाले भविष्य में शायद एक सकारात्मक रुझान। तो पीबी फिनटेक पर खरीदारी की राय है और लंबी अवधि के लिए अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 2200 के आसपास के हैं। ओके, तो चलिए 9 स्टॉक्स हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको मिले हैं। या तो इन सभी के साथ या फिर अपने पसंदीदा स्टॉक के साथ आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग की शुरुआत कर सकते हैं इस नवरात्रि के मौके पर। शुक्रिया आप तीनों का ही आने के लिए शो में और हमारे व्यूअर्स को ये बेहतरीन नो आइडियाज़ देने के लिए। एक बार फिर से मयूरेश जी, धर्मेश जी और साथ ही गौरांग जी, आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं और साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही हैप्पी इन्वेस्टिंग। इसी के साथ इस स्पेशल शो में तो इतना ही। नमस्कार।